स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए आप सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जीनियस मेंटरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 8। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे अपनी साइंस एनसीईआरटी की बुक का ओपन करके बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आपका एनसीईआरटी में से ही लिया जाता है। तो जब भी आप लेक्चर्स देखो तो आपको अपनी साइंस की बुक का ओपन करके बैठना है, ओके। और हमेशा नोटबुक पेन साथ में लेके बैठा करो। जो यहाँ पे आपको करवाया जाए साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, और जो लगे इंपॉर्टेंट लाइन है वो अपनी बुक में भी आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 8, ओके। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या किया है पहले एक बार वो देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि टाइप ऑफ चेंजेस कौन कौन से होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिर हमने केमिकल रिएक्शन को पढ़ा। केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी। उसमें भी आपकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उन सब को हमने 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को समझा। केमिकल इक्वेशन के बाद हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखी, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करी, और वहां से हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे। तो आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपके केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, किस किस टाइप की आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, आज वो हम करने वाले हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं। सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी की बुक को ओपन करेंगे और ये वाला पेज ओपन कर लेंगे जहां पे आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन है, ओके। तो चलिए देखते हैं। वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। उन्होंने बोला क्लास 9th में पढ़े हो, क्लास 9th की हमने 10th में भी डिस्कस किया था ये बात, है ना। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है वहां पे कोई आपको एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज कभी भी नहीं होता है, ठीक है। जब आपकी केमिकल रिएक्शन होती है वहां पे कोई आपका एलिमेंट है, उसका एक एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता है। क्या होता था वहां पे? सिंपली एटम्स का रीअरेंजमेंट होता था, और ये बातें आप पढ़ चुके हो केमिकल रिएक्शन वाले लेक्चर के अंदर। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, है ना। आप सभी को याद होगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सिंपली आप 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को रिएक्ट करवाते हैं और वहां से आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है, और वो प्रोडक्ट आपका पहले वाले से टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके पास कुछ ना कुछ न्यू प्रॉपर्टीज होती है, वो होता है आपका केमिकल रिएक्शन। और इसके अलावा आपको ये भी पता है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके रिएक्टेंट होते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होता है वो आपका प्रोडक्ट होता है, ओके। ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको बस यही बताया हुआ है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर किसी भी एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, ओके। ये बात आपको दोबारा से बता दी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, no two atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere। इन्होंने बोला कि कोई भी एटम डिसअपियर यानी कि गायब नहीं होता है रिएक्शन में से, ठीक है, या फिर मिक्सचर में से, और ना ही अपीयर होता कहीं और से। एल्सियर कहीं और से कोई नया एटम किसी भी रिएक्शन के अंदर नहीं आता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि पहले रिएक्शन में कोई एटम था, ठीक है, अब वो गायब नहीं हो जाएगा ऐसे बोल के कि चलो भाई टाटा बाय बाय, मैं तो जा रहा हूँ शिमला घूमने, मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब मैं बाहर निकल जाता हूँ। ऐसा नहीं होता है। और ना ही ऐसा होता है कि कोई नया आइटम आएगा शिमला से और बोलेगा मेरी छुट्टियां कंप्लीट हो गई है, अब मैं वापस अपने काम में आ गया हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। यानी कि कहने का भाव क्या है मेरा, कहने का भाव ये है जो आपका एटम रिएक्शन से पहले था, यानी कि जब आपने रिएक्शन स्टार्ट करी थी, जो एटम उस टाइम थे रिएक्शन के एंड तक भी, यानी कि जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा तब भी आपके वही एटम्स रहेंगे, कोई नया एटम ना तो आने वाला है, और जो एटम पहले से ना तो वो गायब होने वाला है, वहां से जाने वाला है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या होगा, आपका रीअरेंजमेंट होगा। ये सारी बातें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, ओके। आगे देखो,
फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्चुअल में होता क्या है वहाँ पे, क्या केमिकल है वहाँ पे, जो उसका केमिकल नेचर क्या है वहाँ पे, एटम के साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है वहाँ पे, ठीक है, आपको प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब आपकी केमिकल रिएक्शन होती है तो एक्चुअल में वहां पे हो क्या रहा है, वहां पे क्या होता है, जो आपके बॉन्ड, जो आपका रिएक्टेंट होता है, वहां पे जो रिएक्टेंट स्पीसीज होती है उनके बीच में जो बॉन्ड होता है एग्जिस्ट, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, वो बॉन्ड टूटता है और जब आपका प्रोडक्ट बनता है तो वहां पे आपकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि वहां पे नए बॉन्ड बनते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। देखो आप इसको इस चीज से समझ सकते हो, पहले आप एक स्कूल में पढ़ते थे, वहां पे आपके फ्रेंड्स थे, वहां पे आपके फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग थी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, नए स्कूल में जा रहे हो, अब नए स्कूल में जाओगे तो पहले वाले दोस्तों के साथ बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, आपकी टूट जाएगी, ठीक है। और नए स्कूल में जहां पर जाओगे वहां पे आपके नए दोस्त बनेंगे, यानी कि वहां पे आपकी क्या होगी, नई बॉन्डिंग बनेगी। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर भी ऐसा ही होता है, जब आपकी रिएक्शन शुरू होती है, यानी कि रिएक्टेंट के अंदर जो एटम उनके पास पहले बॉन्डिंग में थे, ठीक है, अब उनके बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, और जब आपका प्रोडक्ट बनेगा तो न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर यही होता है, जो रिएक्टेंट के बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और प्रोडक्ट के अंदर आपके फॉर्मेशन होती है, यानी कि आपका बॉन्ड वहां पे बनता है। ओके, देखो उन्होंने यही लिखा हुआ है, यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। अब टाइप ऑफ बॉन्ड भी होते हैं, अब टाइप ऑफ बॉन्ड यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखो मैंने ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं इस चीज को समझा देती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो पहले ए और बी के बीच में क्या था, बॉन्ड था प्लस सी, यानी कि ए बी सी तीनों के तीनों रिएक्टेंट स्पीसीज है, यानी कि ये सारे के सारे क्या है, रिएक्टेंट है। यहाँ पे ए और बी के बीच में क्या है, बॉन्ड है। ये आपको जो मैंने ये लाइन तो आपको दिखाई दे रही है, मैंने बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाई हुई है, ठीक है। आपने रिएक्शन करी, ठीक है, इन्होंने क्या करा, इनको मिक्स करा, रिएक्ट करे ये, और यहां से क्या हुआ, अब ए अलग हो गया, यानी कि इसका जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड क्या, ये बॉन्ड आपका क्या हो गया, अब ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड आपका टूट गया है, और अब यहाँ पे क्या होगा, बी और सी के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, आपका न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है आपका, ठीक है। और ये है अब आपका, ये है प्रोडक्ट और ये है आपके रिएक्टेंट। क्या है आपके, रिएक्टेंट, यानी कि ए और बीच का बॉन्ड टूटेगा और बी और सी के बीच में बॉन्ड बनेगा, तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब बात आती है, ये बॉन्ड, ये जो दिखाया है, ये लाइन लगाई हुई, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, ये सिर्फ यहाँ पे बोर्ड में दिखाने के लिए, यानी कि आप कॉपियों में लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, पर एक्चुअल में कोई ऐसे लाइन नहीं खींची हुई होती किसी भी एटम्स के बीच में कि भाई इसके बीच में बॉन्ड है तो इनके बीच में लाइन खींच देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ए और बी के बीच में क्या है, बॉन्ड है, इसलिए हम सिर्फ इनको रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। देखो जैसे कि आपकी मम्मा और आपके बीच में बॉन्ड है, क्या आपकी मम्मा और आपके बीच में एक ऐसे लाइन खींची हुई है, क्या कोई लाइन खींची हुई होती है बॉन्ड दिखाने के लिए, नहीं होती है। यानी कि सिंपली बॉन्ड क्या आपका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। आपकी मम्मी और आपके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स है, ठीक है। तो सिंपली बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो ऐसे ही एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक्चुअल में जो आपके एटम्स होते हैं उनके बीच में कोई ऐसी लाइन वाइन नहीं होती है, ये सिर्फ इमेजिनरी है, यानी कि सिर्फ पढ़ाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे चीजें लिखी जाती है, ठीक है। एक्चुअल में कोई लाइन नहीं होती है। समझ में आया आपको, क्लियर होगी चीजें। अब हम देख लेते हैं भाई, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि आप कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन अपने क्लास 10th के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फिर हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। ये सारी रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ओके। और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इन सबको डिटेल में समझाया जाएगा आपको, ओके। हर एक टाइप के लिए एक अलग लेक्चर बनाया जाएगा, क्योंकि काफी डिटेल में समझना है आपको और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर तो भाई आना ही आना है आपका, ओके।
तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या करेंगे आज हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की रिएक्शन होगी। कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन करना, ठीक है। जब आपका क्या होगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे और वहां से आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। दोबारा से सुनिए, जब आपके दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे और वहां से आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, वो होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो जरा, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दोज रिएक्शंस in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और वहां से क्या मिलता है आपको, एक सिंगल सब्सटेंस मिलता है, यानी कि आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलता है और इस रिएक्शन को आप बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? आपको समझ में आया? आप सभी बच्चे नोटबुक में इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब बात आती है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी कंडीशन, यानी कि कैसे कैसे सब्सटेंस कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि किस किस टाइप के सब्सटेंस कंबाइन होके आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा आपका, टू और मोर एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। आपके क्या हो सकते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड, ठीक है, सॉरी, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट क्या होंगे, कंबाइन होंगे और वहां से आपको कंपाउंड मिलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और वहां से आपको एक नया कंपाउंड मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके दो या दो से ज्यादा एक एलिमेंट ले लो, एक कंपाउंड ले लो, उनको रिएक्ट करवाया, वहां से आपको एक सिंगल क्या मिलेगा, सब्सटेंस मिलेगा, या फिर सिंगल कंपाउंड मिलेगा, या फिर सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, तीन सिचुएशन हो सकती है आपकी। पहली तो यही है, दो या दो से ज्यादा क्या करोगे, एलिमेंट को कंबाइन करोगे, वहां से आपको एक कंपाउंड मिल सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को क्या करोगे, कंबाइन करोगे और वहां से आपको एक न्यू कंपाउंड मिलेगा। और एक और कंडीशन हो सकती है, आप क्या कर सकते हो, आपने एक एलिमेंट ले लिया और एक कंपाउंड को रिएक्ट करवाया, ठीक है, एक एलिमेंट ले लिया, कंपाउंड को रिएक्ट करवाया, वहां से भी क्या मिलेगा आपको, एक न्यू कंपाउंड देखने को मिल सकता है। देखो जनरली आपकी क्या होगी रिएक्शन, A प्लस बी, यानी कि मान लो एक आपका सब्सटेंस है, बी भी आपका एक सब्सटेंस है, इन दोनों ने रिएक्शन करी और यहां से मिल गया आपको C, ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो गई है ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये आपकी हो गई। ओके, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अभी क्या करें, सबसे पहले दो एलिमेंट, यानी कि मैंने क्या करा, H2 प्लस Cl2 को रिएक्ट करवाया, तो यहां से मिलता है मेरे को HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो आपका हाइड्रोजन ये भी आपका एक एलिमेंट है, क्लोरीन भी आपका एक एलिमेंट है, इन दोनों ने रिएक्शन करी और यहां से मिल गया आपको HCl मिल गया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया, यहां से आपको एक नया कंपाउंड मिल गया। तो ये जो एग्जाम्पल था, ये आपकी जो पहली कंडीशन थी, इसका एग्जाम्पल है। आगे देखो, अब क्या करोगे, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को क्या करोगे, कंबाइन करोगे, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, यानी कि आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे रिएक्शन करवा रही हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रही हूँ, किसके साथ, वाटर के साथ। तो देखो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों के दोनों क्या आपके, ये दोनों के दोनों है आपके कंपाउंड, ठीक है, ये है आपके कंपाउंड और इन्होंने रिएक्शन करी और यहां से मिलता है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी क्या है आपका, ये आपका एक हो गया न्यू सब्सटेंस, यानी कि आप बोल सकते हो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। और कैसा प्रोडक्ट है, एकदम सिंगल प्रोडक्ट, है ना। दो या फिर दो से ज्यादा क्या करना है आपको, कंपाउंड को रिएक्ट करवाना है। यहाँ पे आपने दो कंपाउंड को रिएक्ट करवाया और यहाँ से आपको एक न्यू कंपाउंड मिला, तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल, ठीक है। अब तीसरे टाइप का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है, मान लो मैंने एक एलिमेंट ले लिया जिंक, ठीक है, और एक कंपाउंड लेना है, एक कंपाउंड ले लिया मैंने H2SO4, ठीक है, इनकी रिएक्शन करवानी है, यानी कि आपने एक एलिमेंट लिया, एक कंपाउंड लिया, इनकी रिएक्शन से आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलना चाहिए और इनकी रिएक्शन से मिलता है आपको ZnSO4। क्या मिलता है आपको, ZnSO4, ये हो गया जिंक, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, आप सभी को पता है ये क्या है आपका जिंक, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड और ये है आपका जिंक सल्फेट। क्या है, जिंक सल्फेट, ठीक है।
तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्टिविटीज की हेल्प से समझते हैं। तो आप सभी बच्चे, आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी गिवन है, तो आप कोशिश करोगे कि जो आपकी एक्टिविटी है वो आप परफॉर्म कर पाओ, है ना। और मैंने आपको बताया था जो आपकी क्लास 10 की एक्टिविटीज है, ठीक है, उसमें आपको टीचर की हेल्प तो भाई लेनी पड़ेगी, ठीक है, टीचर की गाइडेंस की जरूरत होगी, ठीक है। अकेले अकेले आप नहीं कर पाओगे। आपको अपने टीचर को बोलना है कि मैम प्लीज हमको केमिस्ट्री लैब में लेके चलिए और ये रिएक्शन करवाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1.4 में क्या लिखा हुआ है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। देखो आपको क्या करना है, एक बीकर के अंदर, ये है आपका बीकर, इस बीकर के अंदर आपको क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है आपका, लाइम होता है, और क्विक लाइम भी आप इसको बोल सकते हैं। यानी कि आपका बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने क्या डाल रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है आपका CaO। अब क्या करना है, स्लोली ऐड वाटर टू दिस। अब क्या करना, आराम आराम से धीरे धीरे इसमें क्या करना है, आपको वाटर ऐड करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाला, यानी कि आपने क्विक लाइम डाला। अब उसमें धीरे धीरे क्या कर रहे हो, पानी ऐड कर रहे हो, आपने वाटर ऐड करा। फिर क्या होगा, टच द बीकर एज शोन इन अ फिगर। फिर आपको इस बीकर को टच करके देखना है, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इन्होंने बोला इसको आप टच करके देखोगे, आपको टेम्परेचर में कोई चेंज देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो आप जब रिएक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई चेंज होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आपकी रिएक्शन जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो वहां से बहुत सारी हीट बाहर निकलती है, ठीक है। और बहुत सारी हीट बाहर निकलेगी तो जो आपका बीकर है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो ये रिएक्शन वैसे जाने अनजाने में सबने देखी हुई है, ठीक है। लैब में जाने की कुछ खास जरूरत है नहीं इस रिएक्शन के लिए। जब आपके घरों में क्या होता है, पेंट होता है, तो आपका जो लाइम होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, वो आपका चूना होता है। आप क्या करते हैं, चूने को बाल्टी में लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं, मिक्स करते हैं। कभी इसमें हाथ डाल के देखना, आपको बहुत गरम गरम लगेगा, क्योंकि जब उसकी रिएक्शन होती है तो वहां से बहुत सारी हीट बाहर निकलती है, ठीक है। समझ में आपको, क्लियर होगी चीजें, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वो रिएक्शन करके दिखाई गई है आपको। देखो मैंने इससे पहले भी आपको रिएक्शन करके दिखाई है। यहाँ पे मैंने आपको जो रिएक्शन करके दिखाई थी ये रही, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई थी वाटर के साथ, और यहाँ से मिला था आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किस टाइप का एग्जाम्पल था, दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे थे और वहां से आपको एक सिंगल कंपाउंड मिल रहा था, ओके, एज अ प्रोडक्ट। आगे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रेसली, यानी कि बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके अंदर आपने वाटर डाला था, वो बहुत जल्दी से वाटर के साथ जल्दी क्या करने लग जाएगा, रिएक्ट करने लग जाएगा, ओके, विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। जो आपका स्लेक लाइम होता है उसको आप बोलते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको आप बोलते हैं स्लेक लाइम, इसका कॉमन नेम होता है, ओके। रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ फीड, जब आपकी ये वाली रिएक्शन होती है तो वहां पे बहुत सारी अमाउंट में क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है, जिस वजह से उस जो फ्लास्क था या फिर बीकर है या फिर टेस्ट ट्यूब है या फिर कोई भी आपने जो बर्तन जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ओके। तो रिएक्शन यही रही, ये रहा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये रहा वाटर, इसको आप क्या बोलते हो, क्विक लाइम भी बोलते हो, जो आपका चूना होता है। इन्होंने रिएक्शन करी, यहाँ से मिल गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको आप स्लेक लाइम भी बोलते हो, और यहाँ से बहुत भारी भरकम मात्रा में क्या निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, ओके। आगे देखो, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे वही हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ने रिएक्ट करा और यहाँ से आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। और सिंगल प्रोडक्ट क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactant is known as a combination reaction। तो यही होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे क्या होता है आपका दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, ठीक है, कंबाइन होते हैं और वहां से आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, तो वो होते हैं आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें बताई हुई है आपको जो मैं आपको बता चुकी हूँ। वैसे तो मैंने यही बताया था आपको, जो आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर रिएक्ट करवाते हो तो वहां से आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और इसका यूज आप किस लिए करते हो,
दीवार में वो करने के लिए, है ना, वाइट वॉशिंग के लिए। जब आप घरों में पेंट करवाते हो उससे पहले क्या करते हो, वाइट वॉशिंग करते हो, यानी कि चूने सफेदी करवाते हो अपनी, ठीक है। आप नॉर्मली जो आपके लैंग्वेजेस में आप बोलते हो सफेदी करवाना, ठीक है। तो जो आप सफेदी करवाते हो आप इसी केमिकल्स की करवाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, ठीक है। आपकी जो रिएक्शन हुई वहां पे आपको स्लेक लाइम प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, ओके। इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, इसका यूज क्या होता है, वाइट वॉशिंग के लिए, यानी कि सफेदी करवाने, दीवारों पे सफेदी करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। उन्होंने बोला अब क्या होगा, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपने क्या करा वाइट वॉशिंग के लिए, आपने सफेदी जो आपने दीवारों में लगा दी है, अब एनवायरनमेंट के अंदर यानी कि एयर के अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब आपका क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है। उन्होंने बोला यही लिखा हुआ है, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका, वो रिएक्शन करेगी किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और वहां से क्या बनती है, देखो, फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वहां से आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यानी कि CaCO3 होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स, ठीक है। दोबारा से सुनिए, आपने क्या करा, सफेदी करवा दी, सफेदी यानी कि आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा दिया दीवारों पे, ठीक है। अभी क्या होगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों में लगा हुआ है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो उसके साथ रिएक्शन करेगी। रिएक्शन करने के बाद दीवार में अब कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बन जाती है, एक पतली पतली सी लेयर बन जाती है, और वो पतली लेयर क्या होती है आपकी, वही शाइनी शाइनी सी, है ना। पहले जब सफेदी करते हो तो अच्छा नहीं होता, 2-3 दिन बाद आप देखोगे कि वो आपका जो चूना लगा हुआ होता है वो शाइनी हो जाता है, और उसके बाद ही आप पेंट करते हैं, ठीक है। जो आपका शाइनी शाइनी से हो जाता है वही होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। तो यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स, ठीक है। 2-3 दिन बाद क्या होता है, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट आपको 2 से 3 दिन के बाद देखने को मिलेगा, जब आप सफेदी करवा देंगे, और वो शाइनी शाइनी सा होता है और आपकी वॉल्स से अच्छी लगती है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फिर पेंट कर सकते हैं। It is interesting to know that chemical formula of marble is calcium carbonate। जो आपका मार्बल होता है उस मार्बल का फॉर्मूला भी क्या होता है आपका CaCO3, यानी कि जो आपका एक कैल्शियम कार्बोनेट है उससे ही आपकी मार्बल्स बनी होती है, ठीक है। देखो ये रिएक्शन यहाँ पे करके दिखा दी, जो मैंने आपको ऊपर करके दिखाई हुई है, यहाँ पे वही रिएक्शन आपकी लिखी हुई है, ठीक है। समझ में आया आपको, यानी कि आपको इसका यूज भी समझ में आ गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज होता है, यानी कि सिंपली आप वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, यानी कि आप दीवारों पे सफेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स बताए हुए हैं, देखते हैं जरा। बर्निंग ऑफ कोल, कोल का बर्न होना यानी कि जलना, ठीक है। देखो कोल के अंदर क्या होता है आपका कार्बन होता है ना, और जब भी बात आती है बर्निंग की तो अब वहाँ पे आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि आप यहाँ पे सिंपली कार्बन की रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और कार्बन लेंगे आपका सॉलिड फॉर्म में, है ना, यहाँ पे फिजिकल स्टेट मेंशन की हुई है, ठीक है ना। हमने पढ़ा था ये केमिकल इक्वेशन के अंदर कि यहाँ पे ऐसे जो लिखा होता है ये क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं। ऑक्सीजन आपको यहाँ पे गैसियस फॉर्म में लिया, इसलिए यहाँ पे G लिखा हुआ है, ठीक है। आपका कार्बन और क्या हो गया, ऑक्सीजन ने रिएक्शन करवाया, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस लेने थे आपको, यहाँ पे आपने 2 सब्सटेंस लिए, और यहाँ से रिएक्शन करने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, जो कि आपको गैसियस फॉर्म में मिलता है, इसलिए यहाँ पे आपका G लिखा हुआ है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल समझ में आ गया, ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। आगे देखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 गैस। अब क्या कर रहे हैं, हम वाटर बना रहे हैं, ठीक है, वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन और क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, यानी कि आपने हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इसलिए यहाँ पे G लिख दिया क्योंकि ये गैसियस स्टेट में है, और ऑक्सीजन भी गैस है तो इसलिए यहाँ पे G लिख दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गैस को आप रिएक्ट करवाओगे, यानी कि आपने यहाँ पे क्या लिया, 2 सब्सटेंस लिया, और यहाँ से आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है ना। सिंगल प्रोडक्ट क्या है आपका, वाटर है, H2 है, और H2 आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए
ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे L लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ में आई चीजें। साथ के साथ आप ये भी देख सकते हो कि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर नहीं है, क्योंकि अब तो आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आ चुकी है। तो देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के हैं। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड, यहाँ पर भी आपके 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे आपके 2 एटम, यानी कि ये रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर होगी चीजें, आगे बढ़े। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, मतलब बात तो यही है। ओवर कंक्लूजन क्या निकलते हैं, जब आपकी 2 या फिर 2 से ज्यादा, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और वहां से आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना। अब आपको याद भी होंगी चीजें और आपको एग्जाम्पल्स भी याद हो गए होंगे। जो चीजें यहाँ बताई जा रही है हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको यूज बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि ये आपका एमसीक्यूज की फॉर्म में आपका आ सकता है। तो ये सारी बातें आप सभी बच्चों को क्या करनी होती है, नोट डाउन करनी होती है। ओके, जरूरी नहीं है जो यहाँ पे सिर्फ लिखा आप सिर्फ उसी को नोट डाउन करोगे, जो मैं बोल रही हूँ वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में नोट कीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेट करके लिखना है, यानी कि आपको ऐसे वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही है, ठीक है। जैसे आपको समझ में आया वैसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। In simple language, we can say that when 2 or more substances, elements or compound combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। फिर से यही बात बता दी, ठीक है। यानी कि NCERT वाले चाहते हैं कि एक बार आप चैप्टर को पढ़ो और एक बार में सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। इसलिए आपको इतना रिपीटेशन करके दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी चीज का आप रिपीटेशन करते हो ना, तो वो चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं और बहुत जल्दी याद भी हो जाती है। यानी कि आपको एक बार और रीड करोगे और आपका चैप्टर एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। अभी हमने जो एक्टिविटी करी, ये कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, वहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला और बहुत सारी हीट मिली, ठीक है, यही हुआ। तो वहां पे क्या हो रही थी, बहुत सारी हीट इवॉल्व हो रही थी, इवॉल्व यानी कि बाहर निकल रही थी, ठीक है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, और इससे क्या होता है, आपका जो रिएक्शन का मिक्सचर था वो क्या हो गया था, वार्म हो गया, यानी कि गर्म हो गया था, टेम्परेचर बढ़ गया था। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। इन्होंने बोला रिएक्शन हो रही है आपकी, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ आपको क्या कर रही है, बहुत सारी हीट जब आपको मिलती है, उस टाइप की रिएक्शन को आप बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर भी मैंने चेंज इन टेम्परेचर के अंदर मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को अच्छे से समझाया था, है ना। मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से याद करना है। आप सभी को पता है एग्जिट मतलब क्या होता है, एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। क्या होता है, बाहर निकलना, यही होता है जब आप जाते हो किसी मॉल के अंदर, सिनेमा के अंदर, ऐसे लिखा होता है ये एग्जिट है, ये एंट्री है। एग्जिट मतलब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो वो रिएक्शन जहां पे हीट क्या हो रही है, प्रोडक्ट के साथ क्या निकल रही है, बाहर को निकल रही है, वो होगी आगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जहां पे क्या होगा, आपका जो आपकी रिएक्शन है प्रोड्यूस करेगी हीट, है ना, हीट प्रोड्यूस करना, यानी कि प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी आपको मिलेगी, हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। वो होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और आपको ये भी याद होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में मैंने आपको समझाया था, वो रिएक्शन जहां पे आपको रिएक्टेंट को हीट चाहिए रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जहां पे सिर्फ आप रिएक्टेंट को मिक्स करके आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है, वहां पे आपको हीट देनी पड़ती है रिएक्शन को, यानी कि रिएक्टेंट को हीट देनी पड़ती है, वो होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि वहां पे क्या होता है, आपकी हीट एब्जॉर्ब करता है रिएक्शन, तब जाके आपकी रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। यानी कि अगर मैं लिखूं एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा आपका, देखो ये जो आपका रिएक्टेंट है इसको आपको हीट देनी पड़ेगी और तब जाके आपको प्रोडक्ट मिलेगा। यानी क्या होता है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, आपकी हीट। ये आपके एंडोथर्मिक। और एक्सो में क्या होगा, आपका रिएक्टेंट है, यहां से आपको प्रोडक्ट मिलेगा
और प्रोडक्ट के साथ आपको मिलेगी यहाँ पे बहुत सारी हीट। ये आपकी एक्सोथर्मिक और ये होगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल कर लेते हैं। देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का जो बर्निंग होता है वो भी क्या आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, फिर से मैंने बता दिया, बर्निंग मतलब जलना। ठीक है, जब भी चीज बर्निंग वर्ड जहां पे आ जाए तो वहां पे आपकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवानी होती है। ठीक है, CH4 मैंने आपको बताया था, जो आपका CH4 होता है वो होता है आपका मीथेन, नेचुरल गैस। ठीक है, मीथेन आपका क्या है, गैसियस फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे G लिख दिया। और आपका जो ऑक्सीजन है वो भी गैसियस फॉर्म में, इसलिए G। इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो यहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वो भी गैसियस फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे इसकी फिजिकल स्टेट G मेंशन कर दी। और साथ में क्या होगा, आपको H2O मिलेगा, वो भी आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगा, यानी कि आपको वाटर वेपर्स की फॉर्म में मिलने वाला है। तो ये हो गई आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको हीट एनर्जी मिलेगी, आपको एनर्जी मिल सकती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में निकले, चाहे वो साउंड की फॉर्म में निकले, या फिर किसी गैसियस फॉर्म में निकले। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक यानी कि आपको सिर्फ एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए। आपकी एनर्जी वो हीट फॉर्म में भी निकल सकती है, ठीक है, साउंड की फॉर्म में भी निकल सकती है, लाइट की फॉर्म में भी निकल सकती है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में निकल सकती है। क्लियर होगी चीजें? ओके, आगे देखो, डू यू नो दैट द रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपसे पूछा गया है कि आपको पता है ये बात कि जो आपका सांस लेने का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन यानी कि जो आपका ये प्रोसेस है जिस थ्रू आप क्या करते हो, सांस लेते हो, बाहर छोड़ते हो, ये भी आपका क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आपको बता दो, हाँ जी, ये आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसे होता है ये भी आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। देखो, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। ठीक है, आप सभी को बताया, आप सभी को एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। अलाइव यानी कि आपको जिंदगी जीने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए सभी को, है ना। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, जब आप खाना खाते हैं तब आपको ये एनर्जी मिलती है, ये बात सभी को पता है। ठीक है, ओके, ड्यूरिंग डाइजेशन, जब आपका खाना पचता है ना, जब आपका खाना पचता है तो क्या होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो आपका खाना है वो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। ब्रोकन डाउन यानी कि टूट जाता है, किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंसेस यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में आपका जो खाना है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ी होगी, आपको पता होगा। जो आपका चावल होता है, आलू होता है, ब्रेड होते हैं, इन सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। यानी कि आपने जो आलू खाया तो आलू क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आपने चावल खाया, चावल भी ग्लूकोज की फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उस छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन। अब क्या करेगा, ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी आपको, जो आपके सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, वहां से ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद, यानी कि उसके साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन कहाँ होगा, इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। और हमको प्रोवाइड करेगा, यानी कि हमको बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कौन, ग्लूकोज, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। जो आपकी यहाँ पर रिएक्शन हो रही है इसी को आप बोलते हो रेस्पिरेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। और इस पूरे प्रोसेस को आप अच्छे से समझेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ठीक है, जो कि आपका एक बायोलॉजी का चैप्टर होगा, वहां पे इस प्रोसेस को आप बहुत डिटेल में समझेंगे। क्लियर होगी चीजें? ओके, यहाँ पे यही रिएक्शन लिखवा रखी है। ये होता है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, C6H12O6 आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और ये होगा आपका एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म क्या थी आपकी, यानी कि वो सॉल्यूशन जो आपका वाटर के अंदर बना होता है वो होता आपका एक्वस फॉर्म। ऐसे ही जो आपका क्या है, ऑक्सीजन है, वो भी एक्वस फॉर्म में इन्होंने रिएक्शन करी, और रिएक्शन करने के बाद यहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जो कि आपका एक्वस फॉर्म में मिला, और साथ में आपको वाटर, साथ में आपको एनर्जी। देखो यहाँ पे एनर्जी बाहर निकल रही है, एनर्जी मिल रही है आपकी बॉडी को, तो ये इसलिए आपकी क्या होगी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो आप सभी बच्चे इसको स्टार मार्क कर लेंगे, यानी कि इस पर ज्यादा फोकस करना है आपको। ओके, आगे देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन्होंने बोला डिकम्पोजिशन यानी कि टूट जाना, जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं, है ना, आप सब्जियां बनाते हो, उनके जो छिलके होते हैं आप फेंक देते हो, और वो छिलके कहाँ जाते हैं, फेंकते हो, अभी आप तो अपने डस्टबिन में फेंकते हो, फिर डस्टबिन से कहीं ना कहीं तो जाता है, वो अल्टीमेटली लास्ट में वो मिट्टी में जाके मिल जाता है। ठीक है, यानी कि आपके जो वेजिटेबल्स है वो क्या हो गए, डिकम्पोज हो गए, यानी छोटे छोटे भागों में बट गए, वो क्या बना लेते हैं, कंपोस्ट, यानी कि उसकी खाद बन जाती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला ये भी आपकी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि अब वो जो आपकी खाद बन गई, अब वो खाद क्या कर रही है ना, जो आपकी सॉइल है, जो आपकी मिट्टी है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, वहां से भी क्या हो रही है, एनर्जी मिल रही है, और वो सॉइल से फिर आपकी फर्दर क्या होंगी, क्रॉप्स उगेंगी, फसलें उगेंगी, और वहां से फसलें तभी उगेंगी जब उनको एनर्जी मिलेंगी, और एनर्जी कहाँ है, सॉइल के पास है, जो कि कहाँ से है, वेजिटेबल के डिकम्पोज होने से। ठीक है, यानी कि इस खाद से मिली आपको, तो ये भी आपका क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक आपकी ही रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो, इन्होंने बोला कि एक्टिविटी 1.1, आप सभी को याद है एक्टिविटी 1.1 क्या थी, तो आप सभी को याद होनी चाहिए, वैसे तो मैंने आपको बहुत बार समझाई है वो एक्टिविटी, चलिए मैं फिर से बता देती हूँ। आपकी एक्टिविटी 1.1 के अंदर आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था और वहां से आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, तो इन्होंने बोला वो रिएक्शन आपकी कैसी है, तो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है एक्सोथर्मिक, क्योंकि आपने कहा जब आपने इसको बर्न किया था तो बहुत सारी फ्लेम मिली थी आपको, है ना, यानी कि आपको बहुत सारी लाइट एनर्जी मिली थी, हीट मिली थी, तो इस वजह से ये रिएक्शन भी आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक। तो होपफुली आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी करवा दिए गए हैं। ठीक है, आपको एक्टिविटीज परफॉर्म करवाई गई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क बचता है, आप सभी बच्चों को इसको रिवाइज करके आना है। ठीक है, आप रिवाइज करेंगे तभी आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री जहन में नहीं बसती है दिमाग से, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको अच्छे से रिवाइज करके आना है। हम बाकी यानी कि हम जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।